नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। हमारे पास इस एक्ट के मुख्य अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके ज़रूरी प्रावधानों को समझें, इसका दायरा क्या है और ये समाज के लिए इतना अहम क्यों है। जी बिल्कुल। ये कानून, जिसे हम आम तौर पर SC/ST एक्ट कहते हैं, 1990 से लागू हुआ और अब तो खैर पूरे भारत पर लागू होता है ये। इसका सीधा सा लक्ष्य है, जैसा आपने कहा, SC और ST समुदायों के सदस्यों पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकना, और सिर्फ रोकना नहीं बल्कि न्याय दिलाना भी। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये कानून अत्याचार या एट्रॉसिटी मानता किसे है। ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक्ट की धारा 3 है ना, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है उन कामों की जिन्हें अत्याचार माना जाएगा। पर एक शर्त है, ये काम किसी गैर SC/ST व्यक्ति ने किसी SC/ST सदस्य के खिलाफ किया हो, और इसमें सिर्फ मारपीट या शारीरिक हमला ही नहीं आता। अच्छा, तो और किस तरह के काम हैं इसमें, मतलब उदाहरण के तौर पे? हाँ, कई तरह के हैं। जैसे किसी SC/ST सदस्य को जबरदस्ती कोई ऐसी चीज खिलाना या पिलाना जो खाने लायक न हो या घिनौनी हो, या फिर जैसे मैला ढोने पे मजबूर करना, या मरे हुए जानवर उठवाना, जूतों की माला पहनाना, या कहीं भी सबके सामने बेइज्जत करना। जमीन से जुड़े मामले भी हैं, जैसे गलत तरीके से किसी की जमीन छीन लेना या कब्जा कर लेना, और जो शायद कम लोग जानते हैं, आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार, वो भी अत्याचार है। आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, आर्थिक बहिष्कार मतलब जैसे किसी SC/ST सदस्य को काम पर रखने से मना कर देना, या उनको कोई सेवा देने से इनकार करना सिर्फ उनकी जाति की वजह से, या जो सामान्य लेन देन होता है व्यापार में, उससे उनको बाहर कर देना। अच्छा, और सामाजिक बहिष्कार? वो हुआ जैसे समाज की जो पुरानी रीतियां या सेवाएं हैं उनसे किसी को रोक देना, या समाज से मतलब बिल्कुल अलग थलग कर देना, कोई रिश्ता न रखना, ये सब इसमें आता है। और सुना है 2015 में इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे, संशोधन? जी हाँ, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए जो 2016 से लागू हैं। उसमें कई नए तरह के कामों को भी अत्याचार की श्रेणी में डाला गया है, जैसे किसी ST/ST व्यक्ति का सिर मुंडवा देना, या मुंह छटवा देना, या सबके सामने जाति के नाम से गाली देना, देवदासी प्रथा को किसी भी तरह से बढ़ावा देना, ये सब जोड़ा गया। समझ गया। और अगर कोई दोषी पाया जाता है इन अपराधों का, तो सजा क्या है? देखिए, सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। ज्यादातर मामलों में कम से कम 6 महीने की जेल है, जो 5 साल तक जा सकती है। साथ में जुर्माना भी लगता है। लेकिन अगर अपराध बहुत गंभीर है, मान लीजिए किसी ने झूठे सबूत देकर किसी SC/ST सदस्य को मौत की सजा दिलवा दी, तो ऐसे मामले में दोषी को उम्र कैद या मौत की सजा तक हो सकती है। कानून बहुत सख्त है इस मामले में। ये तो हुई अपराध और सजा की बात, पर जैसा आपने शुरू में कहा, ये कानून सिर्फ सजा नहीं देता, न्याय दिलाने और मदद करने पर भी जोर देता है। तो पीड़ितों के लिए क्या व्यवस्था है? ये बहुत बहुत ही अहम पहलू है इस कानून का। धारा 15A खास तौर पर पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के बारे में है। ये कहती है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ितों, उनके परिवार वालों और गवाहों को पूरी सुरक्षा दे। मतलब उन्हें किसी भी तरह की धमकी, दबाव या हिंसा से बचाना होगा। सुरक्षा के अलावा और क्या? उन्हें कोर्ट आने जाने का खर्च मिलना चाहिए, जरूरत हो तो रहने खाने का इंतजाम, और सिर्फ कानूनी मदद नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में भी मदद मिलनी चाहिए। उनकी पूरी देखभाल राज्य का कर्तव्य है। और ताकि न्याय जल्दी मिले, उसके लिए भी कुछ खास इंतजाम है, शायद स्पेशल कोर्ट्स वगैरह? बिल्कुल। धारा 14 के तहत राज्य सरकारों को विशेष न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट्स बनाने होते हैं। कुछ जगहों पर जहां मामले ज्यादा हों, वहां एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसी एक्ट के केस सुनेंगे। मकसद यही है कि सुनवाई तेजी से हो। कोशिश ये रहती है कि मामला दर्ज होने के 2 महीने के अंदर निपटारा हो जाए। 2 महीने में? ये तो काफी तेज है। हाँ, लक्ष्य यही है। और इन स्पेशल कोर्ट्स के फैसले से अगर कोई सहमत नहीं है,
तो वो 90 दिनों के अंदर सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इस कानून की दो बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक तो ये कि इसमें अग्रिम जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। सही कहा आपने। धारा 18 ये साफ करती है, अगर किसी पर इस एक्ट के तहत आरोप लगा है तो उसे सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। और दूसरी बात कि एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी शुरुआती जांच की जरूरत नहीं है। जी, वो है धारा 18A। ये 2018 में जोड़ी गई थी। ये कहती है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं होगी, और अगर किसी अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो उसके लिए भी किसी सीनियर अधिकारी से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी, मतलब ये प्रावधान क्यों डाले है? देखिए, कानून बनाने वालों का मकसद शायद यही था कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई हो सके। कई बार डर रहता है कि अगर जांच या अप्रूवल में देरी हुई तो सबूत मिटाए जा सकते हैं या फिर पीड़ितों और गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, तो उसको रोकने के लिए ये कड़े प्रावधान है। अच्छा, एक और सवाल। अगर कोई सरकारी अफसर जो खुद SC/ST समुदाय से नहीं है, वो इस कानून के तहत अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे तो जानबूझकर लापरवाही करे, उसके लिए भी सजा है। धारा 4 इसी बारे में है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो SC/ST नहीं है जानबूझकर इस एक्ट में दिए गए अपने कर्तव्यों को निभाने में लापरवाही करता है तो उसे भी सजा हो सकती है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत विस्तृत कानून है। सिर्फ अपराध बताकर सजा देना ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये अत्याचारों को परिभाषित करता है, दंडित करता है, लेकिन उतना ही जोर पीड़ितों के संरक्षण, उनके पुनर्वास और जल्दी न्याय दिलाने पर भी देता है। और जो कड़े प्रावधान हैं, जैसे अग्रिम जमानत न मिलना या सरकारी अफसरों की जवाबदेही तय करना, ये सब इसकी गंभीरता को दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये कानून हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, समानता, न्याय, गरिमा, उनको जमीन पर उतारने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना इसका मूल उद्देश्य है। हाँ, पर कानून कितना भी अच्छा हो, उसका असली असर तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लागू कैसे किया जा रहा है ना? बिल्कुल सही। कार्यान्वयन ही कुंजी है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को रोकते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि इस जरूरी कानून के जो लक्ष्य हैं, उन्हें जमीनी हकीकत बनाने में आज भी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिए।